बॉडी आपकी स्थिर अवस्था में या वो बॉडी एक समान गति के साथ चल रही है। तो ये दोनों अवस्थाएं उसकी नेचुरल अवस्थाएं, नेचुरल स्टेट्स हैं बॉडी की। हम लोग क्या समझते हैं कि बॉडी की नेचुरल स्टेट क्या है, सिर्फ रेस्ट में, नहीं। नेचुरल स्टेट उसकी रेस्ट में है तो वो नेचुरल स्टेट है। अगर वो बॉडी एक समान गति के साथ चल रही है तो वो भी आपकी नेचुरल स्टेट है। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे फोर्स है तो वेलोसिटी थी, बट अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या आएगा, ऐसी चीज क्या है जो फोर्स है तो उसके बाद आएगी। अब देखो भाई, पीछे बैक आ जाओ, जस्ट बैक। बॉडी पे कोई लुब्रिकेंट ऑयल नहीं लगाया, बॉडी पे कोई लुब्रिकेंट नहीं है, फोर्स लगाया एक बॉडी पे, उसके बाद क्या हुआ, बॉडी रुक गई जाके। यानी कि इनिशियल देयर इज ए वेलोसिटी, देयर इज नो वेलोसिटी, बट आफ्टर दैट यहाँ पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई और वो स्टॉप हो गई आगे। तो क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स आया कौन सा, फ्रिक्शन, एक्सटर्नल फोर्स आया फ्रिक्शन। तो यहां पे आएगा कि फोर्स अगर है यहां पे, अगर फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0 देन चेंज इन वेलोसिटी। तो जो पहले की अवधारणाएं थी हमारी वो गलत साबित हुई हैं कि पहले हम लोग सोचते थे कि कहीं आ गए तो धुआं है, अगर कहीं वेलोसिटी है तो फोर्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कहीं आ गया तो धुआं है, अगर कहीं चेंज इन वेलोसिटी है तब क्या आएगा, फोर्स। If there is a change in velocity, there will be a force. तो यही जाके बाद में क्या बना आपका, न्यूटन फर्स्ट लॉ, और यही जाके क्या बना बाद में, न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, जो बाद में कहा जाता है F इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। A क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वही बन गया जाके F इक्वल टू ma। एक और बचता आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बताता है, if there is a two body, there will be interaction, there will be a interaction। सपोज मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं इस बॉडी, इस अर्थ के साथ इंटरेक्शन में हूं, तो देयर विल बी अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अगर एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, और उधर है आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या वहां पे फोर्स नहीं होगा। इफ देयर इज टू बॉडीज देन देयर विल बी ए फोर्स। इट डज नॉट नेसेसरी कि देयर विल बी ए कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज। जरूरी नहीं है कि दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में हो तभी उनके बीच फोर्स होगा। अगर दो बॉडी एक दूसरे से दूर भी हैं तब भी उनके बीच फोर्स होगा। अगर दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में तब भी फोर्स होगा। दैट्स ओके, है ना। या सिंपल सी बात, आप लोगों ने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, बहुत ही आसान, है ना। इफ देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ एवरी एक्शन, या एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसे बोला गया बाद में न्यूटन का थर्ड लॉ। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि अगर हम धरती के ऊपर खड़े हैं तो यहाँ पे 45 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, तो 45 किलो न्यूटन का बल कहीं ना कहीं धरती भी हमारे ऊपर लगा रही है। अगर हम इसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से उधर से भी एक रिएक्शन आ रही है ना। अगर ये हम यहाँ पे थप्पड़ मारते हैं अपना, तो कहीं ना कहीं मेरे हाथ में चोट लग रही है, तो रिएक्शन आ रही है ना एक, है ना। तो वो कहता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये बताया गया न्यूटन के थर्ड लॉ से। यहां तक बताइए किसी कोई परेशानी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ, ठीक है। अभी हम लिखा है, अभी हम डिटेल में थोड़ा सा और पढ़ेंगे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ से क्या होता है ना। क्योंकि जब आगे सवाल करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक लॉ का बहुत अच्छा यूज आता है, सेकंड लॉ का, है ना। तो इसको अगर लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हैं, तो फिर जाना पड़ा।
ये बात तो सही है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में जब हम लोग पढ़ते हैं, देखो 3 स्टेट है आपकी। एक आपकी है रिजिड, रिजिड को क्या बोलेंगे, दृढ़। एक है आपकी डिफॉर्मेबल, और एक आपकी पढ़ेंगे हम फ्लूइड, है ना। तो अगर कोई बॉडी रिजिड है आपकी तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, मैकेनिक्स में। अगर कोई बॉडी डिफॉर्मेबल है तो वो हम पढ़ेंगे किसमें, सोम में, यानी कि मॉस में, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। फिर अगर कोई बॉडी फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में, फिर एक अलग ब्रांच आ जाती है, कौन सी, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फिलहाल हमें फोकस कहां करना है, रिजिड बॉडीज पे। किस पे करना है, रिजिड बॉडी पे। डिफॉर्मेबल बॉडी पे बाद में फोकस करेंगे जब हम लोग मॉस पढ़ने आएंगे, है ना। तो फिलहाल फोकस करेंगे हम लोग रिजिड बॉडीज पे। रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, रिजिड बॉडी क्या हम एक रिजिड बॉडी है, नहीं है। अच्छा, आप एक रिजिड बॉडी हैं, नहीं है। अच्छा, तो हम लोग चल रहे हैं, तो चलने के साथ साथ क्या हमारे शरीर के किसी पार्ट में मोशन के साथ साथ चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, आ रहा है। अच्छा चलिए छोड़िए। सपोज इफ देयर इज ए बॉडी, एक बॉडी है, रिजिड है बहुत ही, इस पर मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, फोर्स लगाया मैंने इस पर 4 किलो न्यूटन का, है ना। अगर बॉडी 4 किलो न्यूटन से कम होगी तो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सपोज बॉडी यहां बढ़ गई, और बॉडी की किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, तो बॉडी क्या होगी, रिजिड होगी कि डिफॉर्मेबल होगी, होगी। यानी कि यह कह सकते हो आप, यदि किसी भी बॉडी की दो पोजीशन मोशन के साथ परिवर्तित ना हो तो बॉडी क्या कहलाएगी, रिजिड बॉडी, है ना। अगर दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मोशन के साथ परिवर्तित ना हो तो बॉडी क्या होगी, रिजिड। मैं क्या मोशन के साथ परिवर्तित हो जा रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी में कोई चेंज आ जा रहा है, नहीं आ रहा है मोशन के साथ, तो बॉडी क्या होगी, रिजिड। अगर इसको मोड़ रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन मुड़ नहीं रही है, तो बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी है। एक मोम लिया मैंने, चौक ली, चौक क्या होगी, टूट जाएगी, तो बॉडी क्या होगी, वो रिजिड होगी, नहीं। यानी कि अगर किसी बॉडी में उसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी गति के साथ बल लगने पर चेंज ना हो या अपरिवर्तित रहे तो बॉडी क्या कहलाएगी आपकी, रिजिड बॉडी या दृढ़ बॉडी। बॉडी की नींव का, ठीक है, हाँ, दृढ़ पिंड, ओके। और डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होगी, कि बॉडी यदि किसी भी पिंड के दो बिंदुओं के बीच की दूरी मोशन के साथ बल लगाने पर परिवर्तित हो जाए तो वो बॉडी क्या होगी, डिफॉर्मेबल बॉडी, ओके। यानी कि अगर बाद में कोई पूछा जाए कि मैकेनिक्स के अंदर हम किस बॉडी की स्टडी करते हैं, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, कौन सी बॉडी होगी, रिजिड बॉडी, ओके। दूसरा पॉइंट एक और है आपका, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी डील्स द बॉडी इन मोशन। तो मोशन तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा होता है या स्पीड ऑफ लाइट से भी कम होता है, तो क्या आप उसे मैकेनिक्स के अंदर स्टडी कर सकते हो, नहीं। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक नियम लगाया गया, रूल्स लगाया है कि देयर इज ए मोशन बट इट विल बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि किसी भी पिंड की गति लाइट की गति से कम होनी चाहिए, ओके। क्या होगा कि स्पीड ऑफ बॉडी विल बी लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। एक तो ये बात सही है, इससे ज़्यादा होगी तो हम लोग उसको समझ भी नहीं पाएंगे, वो दूसरी ब्रांच आ जाएगी आपकी साइंस की। दूसरा क्या है कि हम लोग माइक्रो
पार्टिकल्स या पार्टिकल्स विच हैव साइज लेस देन 10 टू पावर -6 मीटर, माइक्रो पार्टिकल्स को स्टडी नहीं करेंगे। यदि कोई पिंड आपका 10 टू पावर -6 मीटर से छोटा है तो उसकी हम स्टडी नहीं कर सकते। ये मैकेनिक्स की दो रूल्स कह लो या नियम्स कह लो, दो नियम है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से जाना है बॉडी तो हम इसको मैकेनिक्स में स्टडी नहीं करेंगे, और कोई अगर पार्टिकल आपका माइक्रो पार्टिकल है 10 टू पावर -6 मीटर से छोटा है तो हम उसको मैकेनिक्स में स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?